स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग जो कि हम लेके चल रहे हैं। फिफ्थ लेक्चर है ये हमारा ऑपरेशन सप्लाई चेन पे और डिमांड फोरकास्टिंग के ऊपर ये मेरा तीसरा लेक्चर है। तो यानी कि उसका ये कंटिन्यूटी पे पार्ट 3 है। और पिछली दोनों जो इसके सेक्शन है डिमांड फोरकास्टिंग के, उसके लिंक्स अगर आपने नहीं देखे तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो बहुत ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है या इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, क्योंकि सारी प्लानिंग डिमांड पे डिपेंड कर रही होती है। आगे की सारी पूरी सप्लाई चेन की ऑपरेशंस की सारी प्लानिंग डिमांड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। कोई भी सप्लाई चेन का अगर आपने एलिमेंट को प्लान करना है तो पहला सवाल ये होता है कि डिमांड कितनी है। डिमांड पता होगी तो मैं इन्वेंट्री भी प्लान कर सकता हूँ, डिमांड पता होगी तो मैं कैपेसिटी प्लान कर सकता हूँ, डिमांड पता होगी तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कर सकता हूँ, डिमांड पता होगी तो लेबर प्लान कर सकता हूँ। यानी कि जितने भी एलिमेंट सप्लाई चेन में आते हैं सबके लिए हम डिपेंडेंट है किस पे, डिमांड पे। तो इसलिए ये जो टॉपिक है इसको मैं काफ़ी डिटेल लेके चल रहा हूँ और इस क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। तो चलते हैं आगे। तो लास्ट सेशन में हमने कहाँ तक कर लिया था? लास्ट सेशन में हमने टाइम सीरीज फोरकास्टिंग को देख लिया था। क्वांटिटेटिव टेक्निक पढ़ रहे थे हम, टाइम सीरीज को हमने देख लिया था। उसको टाइम सीरीज क्यों कहते हैं ये भी मैंने बता दिया था कि हम जो डेटा यूज कर रहे हैं वो टाइम के ऊपर है, क्योंकि जो डेटा टाइम सीरीज है तो उस वजह से उसको हम टाइम सीरीज मॉडल कहेंगे। मल्टीपल टाइम पीरियड के ऊपर अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल का डेटा हो तो उसे हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। अच्छा, अब जब आपके पास अगर आपको याद हो तो मैंने क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग को दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था, एक टाइम सीरीज मॉडल और दूसरा एसोसिएटिव मॉडल। टाइम सीरीज मॉडल को मैं थोड़ा सा ब्रेक लगा रहा हूँ, दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इसमें सीजन इंडेक्स भी आ रहा है, इसमें ट्रेंड प्रोजेक्शन भी आ रहा है, उसको मैं थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ। अब ये मूव ऑन कर रहे हैं एसोसिएटिव के ऊपर। एसोसिएटिव को कंप्लीट करके हम दोबारा टाइम सीरीज पे आएंगे। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, इसकी मैं वजह आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी तरीके से पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं कुछ वजूहात की बिना पे मैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के बाद एसोसिएटिव के ऊपर और दोबारा फिर टाइम सीरीज के ऊपर आता हूँ। इसकी कुछ वजूहात हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब मैं मूव ऑन कर रहा हूँ फर्दर। हमारे पास जो एसोसिएटिव फोरकास्टिंग मॉडल है उसके ऊपर तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो क्या होता है जी एसोसिएटिव फोरकास्टिंग? एसोसिएटिव फोरकास्टिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि एक देखें सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात कोई चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है। यानी कि मिसाल के तौर पर पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो यानी कि इन्फ्लेशन डिपेंडेंट है पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर। इसी तरीके से डिमांड भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इकोनॉमिक्स की कहती है डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड जो है और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एडवर्टाइजमेंट पे पैसे लगाए जाते हैं तो भी डिमांड बढ़ती है, अगर क्वालिटी को बेहतर बनाया जाता है तो भी डिमांड बढ़ती है। तो डिमांड बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एक यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कैफेटेरिया जहाँ पे स्टूडेंट जाके अपना खाना पीना करते हैं, तो अगर ये देखा जाए कि स्टूडेंट्स की तादाद अगर ज़्यादा हो वहाँ पर तो उस कैफेटेरिया वाली की सेल्स क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी? आपके ध्यान में आएगा जी बिल्कुल ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी तो कस्टमर ही कौन है, स्टूडेंट्स हैं, तो उसकी सेल्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर या एक किसी जगह के ऊपर लोगों की इनकम अच्छी है, पेरोल अच्छा है लोगों का, तो वहाँ पे सेल्स क्या होगी, आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी। और अगर पेरोल अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्ट की सेल क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हमें अभी तक जो मैंने एग्जांपल्स दी इससे एक हमें बात समझ में आ रही है कि यह दो चीज़ों का रिलेशन चल रहा है यहाँ पर। एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी चीज़ भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पैसे लगाएंगे एडवर्टाइजमेंट पे, बढ़ेगी क्या चीज़, सेल्स।
स्टूडेंट की तादाद बढ़ेगी यूनिवर्सिटी में, बढ़ेगी क्या, कैफेटेरिया बढ़ेगी, सेल्स। पेरोल अगर बढ़ गया लोगों का तो बढ़ेगी क्या, सेल्स। तो भाई फिर सेल्स डिपेंडेंट है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। अगर हम कोई एक फैक्टर चूज कर लें कि यार सेल्स इस पर डिपेंडेंट है, और उस फैक्टर के तहत हम डिमांड को फोरकास्ट करना चाहें, तो ये जो मेथड यूज होता है इसी को हम एसोसिएटिव फोरकास्टिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी कैफेटेरिया वाले की ना। अब कैफेटेरिया वाला सुबह आके अपने कैफेटेरिया को ओपन करे और उसको ये पता चल जाए कि आज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की अटेंडेंस कितनी है, अगर ये उसको बता दिया जाए, और उस अटेंडेंस के डेटा के बेस पे वो अपनी सेल्स को प्रेडिक्ट करना चाहे, तो क्या कर सकता है। कोई ऐसा हमारे पास कोई मैथमेटिक कोई स्टैटिस्टिकल कोई मेथड है क्या हमारे पास ऐसा कि दूसरे वेरिएबल की बेस के ऊपर हम कोई और वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर सकें। भाई इसका जवाब में स्टडीज कहती है कि जी बिल्कुल है। हम इसके लिए रेग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो फोरकास्टिंग मेथड है इसको हम एसोसिएटिव फोरकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो फर्दर मूव ऑन करते हैं हम आगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो क्वांट तो यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाली टेक्निक है एसोसिएटिव फोरकास्टिंग में वो क्या है, रेग्रेशन, जिसको हम सिंपल लीनियर रेग्रेशन भी कहते हैं और मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन भी कहते हैं। अगर डिमांड फैक्टर है किसी एक कंपोनेंट का तो सिंपल लीनियर रेग्रेशन है। मिसाल के तौर पर डिमांड फंक्शन है पेरोल का तो सिंपल लीनियर रेग्रेशन है। अगर डिमांड फंक्शन मल्टीपल फंक्शन का है तो फिर उसको हम मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन कहते हैं। नॉर्मली हम जो मैनुअल, क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन अभी आपको मैनुअल सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम इसको सिंपल लीनियर रेग्रेशन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जब मैं आपको सॉफ्टवेयर पे लेके जाऊंगा तो वहाँ पे आपको मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन को सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। अमूमन बुक्स के अंदर भी आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की जो एग्जांपल्स मिलेंगी वो सॉफ्टवेयर की मिलेंगी। मैनुअली जो हम सॉल्व करते हैं हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर चलते हैं आगे, एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। तो और यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या दी हुई है कि जी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, नोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी, रेनोवेट ओल्ड होम्स, ये ओल्ड होम्स को रेनोवेट करती है। अब ये समझ रहे हैं कि जी जो इनकी सेल्स है वो डिपेंड करती है पेरोल के ऊपर, जैसे कि मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दी थी कि यार वो जो पर्टिकुलर एरिया के जहाँ पे भी ये लोग अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे लोगों की पेरोल अच्छा हो तो इनकी सेल्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और वैसे भी लॉजिकली ये बात समझ में भी आती है कि यार लोगों के जहाँ पे लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगी वहाँ पे लोग परचेजिंग ज़्यादा करेंगे। तो अब हुआ ये कि क्योंकि दो फैक्टर सामने आ गए, एक सेल्स जो कि इन्फ्लुएंस हो रहा है और एक पेरोल जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम दो चीज़ें देखते हैं कि कौन सी चीज़ डिपेंडेंट है और कौन सी चीज़ इंडिपेंडेंट है। पेरोल बढ़ता है तो सेल्स बढ़ती है, तो सेल्स डिपेंड कर रही है किस पे, पेरोल पे। पेरोल डिपेंड नहीं कर रही, पेरोल और फैक्टर पे डिपेंड करती होगी, लेकिन इस सिचुएशन में पेरोल सेल्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन सेल्स पेरोल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम लिखते हैं जी कि हम जो भी डिपेंडेंट फैक्टर होता है उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, यानी हम वाई के वेरिएबल से लिखते हैं, और जो इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, और उसको जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो उसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास डेटा गिवन है कि हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, और दो डिफरेंट वेरिएबल्स के तहत हमने इसको जो है वो प्लॉट हमने रेगुलस करवाना है इन दोनों वेरिएबल्स। अब ये 6 वैल्यूज हैं हमारे पास, यानी कि जो सैंपल साइज हमने लिया है वो 6 का 6 का सैंपल साइज है हमारे पास। ये जो वैल्यूज हैं ये मिलियंस में और ये बिलियंस में, आगे से जीरो हटा दिए गए हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जब भी हम रेग्रेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक फैक्टर वाई होता है जो कि डिपेंडेंट होता है, एक फैक्टर आपके पास एक्स होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है। तो आपके पास दो ये डेटा आपके पास गिवन होते हैं, इसकी बेस के ऊपर आपने एक हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना होता है बिटवीन एक्स एंड वाई। इसी प्रोसेस को हम
रेग्रेशन कहते हैं, और जो मेथड हम यूज़ करते हैं इसमें रेग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, उसको हम स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में OLS मेथड कहते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। खैर मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि उसके अंदर क्या डिटेल्स होती हैं, क्या OLS मेथड, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सप्लाई चेन पढ़ रहे हैं, तो हम इसको सप्लाई चेन के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सूरत हाल ये है कि अब वाई को प्रेडिक्ट करना है, यानी कि सेल्स को प्रेडिक्ट करना है। सेल्स क्या है, क्योंकि डिपेंडेंट है उसको हमने वाई लिखा हुआ है, पेरोल इंडिपेंडेंट है इसलिए हमने उसको क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रेग्रेशन इक्वेशन है हमारी, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे वाई कैप ये क्या है, ये हमारे पास एक एक्सपेक्टेड सेल्स होगी जो कि वाई की प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी। ए जो है इंटरसेप्ट है और बी क्या है, स्लोप है। तो ये हमें रेग्रेशन इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए स्लोप और इंटरसेप्ट को मालूम करना होता है। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तो है ये। अभी आपको हम समझा देते हैं कि जी ये कैसे ये आइडेंटिफाई होगा। देखिए जी, दो वेरिएबल हैं हमारे पास, एक्स और वाई। एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है। हमें दो चीज़ें चाहिए, एक ए और एक बी। पहले हम बी निकालेंगे और फिर बी की मदद से ही ए निकालेंगे, और फिर हम प्रेडिक्ट करके देखेंगे वाई को। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये कैसे होगा। हमारे पास डेटा कौन सा गिवन है, ये हमारे पास डेटा गिवन है, ये वाई की वैल्यूज थी, ये एक्स की वैल्यूज थी। लास्ट रो में सारे कॉलम्स का सम हुआ है। इस कॉलम में हमने एक्स को एक्स का स्क्वायर लिया हुआ है, यानी कि इन तमाम वैल्यूज का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास नीचे आ गया। लास्ट कॉलम में एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 9 आ गया, 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 10 आ गया, और ये सारे कॉलम्स को हमने सम कर दिया। ये हमारे पास पहला स्टेप होता है रेग्रेशन सॉल्व करने के लिए। ये चार कॉलम एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई, ये चार कॉलम आपने बनाने होते हैं जब भी आप रेग्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझ, आपके पास शायद ये टॉपिक पहले भी आपने कभी भी ना कभी पढ़ा हो, शायद स्टेट्स में पढ़ा हो, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो ये चार कॉलम आपने बनाने होते हैं, एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई। एक्स वाई तो डेटा है, आपने दो कॉलम ऐड करने हैं, एक एक्स स्क्वायर का और एक एक्स वाई का। नेक्स्ट स्टेप, आपने मीन आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई का। मीन आइडेंटिफाई करना है, मीन ऑफ एक्स सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। हमें पता है कि यार एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, सारी वैल्यूज को सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो x का मीन निकालना है, तो x का सम कितना आया था जी, यहाँ पर आपके पास 18 आया था। तो 18 को मैं डिवाइड किससे कर दूंगा, कितनी ऑब्जर्वेशन थी, ये 6। तो यहाँ पे मैंने 18 को 6 से डिवाइड कर दिया, तो x बार यानी कि x बार का जो साइन है ये x के मीन को शो करता है, अर्थमेटिक मीन को। तो यहाँ पे 3 आ गया। इसी तरीके से y के मीन को हमने शो करवा दिया जी, y का जो सम आ रहा था वो 15 आ रहा, 18 आ रहा था, नहीं कहाँ पे आ रहा था, 15 ही आ रहा था, 15 आ रहा था। इसको हमने डिवाइड करवा दिया 6 से, तो ये हमारे पास 2.5 आ गया, यानी कि y बार हमारे पास 2.5 आ गया। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में आपने चार कॉलम बनाए, दूसरे स्टेप में आपने x का मीन निकाल लिया और y का मीन निकाल लिया। तीसरा स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम स्लोप निकालते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक स्लोप का फार्मूला है, n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई होल अपॉन n इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल n है इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर सैंपल साइज है। हमारे पास डेटा में कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 6 ऑब्जर्वेशन थी, तो n की जगह पे 6 पुट हो गया। अब सम ऑफ एक्स वाई, तो ये हमने इस पे हमने निकाला हुआ है, ये सम ऑफ एक्स वाई कितना आया हुआ है 51.5, तो हमने यहाँ पे 51.5 सम ऑफ एक्स वाई की जगह रख दिया, माइनस सम ऑफ एक्स कॉलम कितना आया था हमारे पास जी 18 आया हुआ था, तो हमने यहाँ पे भी 18 पुट कर दिया है। सम ऑफ वाई कॉलम हमारे पास 15 आया था, तो हमने यहाँ पे 15 पुट कर दिया, होल अपॉन एन कितना था 6, और एक्स स्क्वायर का सम हमारे पास कितना आया था जी
80 आया हुआ था, तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने कितना पुट कर दिया, 80 कर दिया, और माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि समीशन ऑफ एक्स किसके बराबर था, 18 के बराबर था, तो 18 का हमने यहाँ पे होल स्क्वायर लिया। इस पूरी इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास b की वैल्यू आ रही है 0.25 पॉजिटिव। एक बात याद रखनी है, अब क्योंकि देखें हम कोई भी चीज जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, मैथमेटिक्स से हट के हम सप्लाई चेन में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन के बिहाइंड कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगी। उस कोई भी वैल्यू हम कैलकुलेट करके निकालते हैं ना, उसके कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन लाजमी मौजूद होगी, तो वो हमें समझनी भी पड़ती है, लिखनी भी होती है। अब b की वैल्यू आ रही है जी प्लस में 0.25, ये वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। अभी कम भी कम आ रही है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हमारे पास डेटा कोई और हो तो वहाँ पे ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, माइनस में भी जा सकती है, प्लस में भी आ सकती है, और इससे बड़ी भी हो सकती है। अब देखें जी, ये जो b का वैल्यू है, इसके पास जो साइन है, प्लस है या माइनस है, ये हमें रिलेशनशिप बताएगा x का और y का। इस वक्त b के साथ साइन प्लस का है, तो ये हमें ये पता चल रहा है कि यार x के बढ़ने से y भी बढ़ेगा। x क्या है, पेरोल, पेरोल के बढ़ने से सेल्स भी बढ़ेगी। x और y का पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है, यानी कि जो साइन पॉजिटिव है b का, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है किसका, x का और y का। अच्छा जी, साइन तो पता चल गया है कि यार के रिलेशनशिप पॉजिटिव है, साइन से हमें पता चल गया। अब 0.25 का क्या मतलब है, क्योंकि वैल्यू कितनी आ रही है 0.25, इसका मतलब ये है कि पेरोल का एक यूनिट बनाने से सेल्स 0.25 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्या हमें समझना पड़ेगा, एक यूनिट, वन यूनिट ऑफ पेरोल विल इंक्रीज द 0.25 टाइम्स इन सेल्स। ये बात हमें समझ में आ गई। और कित अगर ये वैल्यू माइनस में होती, मिसाल के तौर पर अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये माइनस का 2.5 होता, तो x के एक यूनिट बढ़ाने से जो y है वो 0.25 टाइम्स कम हो जाता। ठीक है, ये रिलेशनशिप हमें बताता है, लीनियर रिलेशनशिप हमें बता रहा होता है। ओके, ये हमारे पास ये स्टेप के अंदर हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, स्लोप। अब मैंने बोला था कि यार पहले स्लोप आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बाद फिर इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। स्लोप आइडेंटिफाई हो गया, अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए भाई, हम इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई कर पाए। चलें जी, इंटरसेप्ट को हम ए से मेंशन करते हैं। ए का फॉर्मूला होता है वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, और ये जो वैल्यूज हैं ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वाई का बार हमने निकाला था 2.5 माइनस बी, जो कि पिछली साइड पर हमने निकाला जी 0.25, इंटू एक्स बार कितना निकाला था जी हमने 3 निकाला हुआ था। इसको पूरे को सॉल्व किया तो 1.75 हमारे पास ए आ गया। ठीक है जी, अब मैंने आपको पहले भी बोला कि जी हर वैल्यू को कोई ना कोई लॉजिक है। अब यहाँ पे ए के वैल्यू 1.75, इसका मतलब क्या है, पहले तो जरा इसकी हम रेगुलेशन इक्वेशन देख लेते हैं क्या बन रही है। ठीक है जी, अब 1.75, अब रेगुलेशन इक्वेशन क्या बनती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू आ गई 1.75, वो b की वैल्यू आ गई प्लस में 0.25, तो हमने ए की जगह पे 1.75 लिख दिया और b की जगह पे 0.25 x लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास लीनियर रेगुलेशन इक्वेशन बन गई ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स क्या था, पेरोल था, वाई क्या था, सेल्स था, यानी कि सेल्स और पेरोल का रिलेशनशिप हमारे सामने आ गया। बीच में साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब है इसके बढ़ने से ये भी बढ़ेगा। बीच में साइन पॉजिटिव है हमारे पास, अगर नेगेटिव होता तो मैं ये कहता कि एक्स के बढ़ने से वाई क्या होगा, कम होगा। कितना बढ़ेगा जी, 0.25 टाइम बढ़ जाएगा। अब इसका इंटरसेप्ट कितना है जी, 1.75। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 पुट कर दूं तो वाई कितना आएगा, 1.75, यानी कि एक्स 0 कर दूं तो इस एक्स 0 करने का मतलब ये है कि पेरोल 0 हो जाए, तो वहाँ पर सेल्स कितनी रहेगी हमारे पास, 1.7। इसका मतलब ये होता है कि इंटरसेप्ट की इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर x की वैल्यू 0 हो जाए तो उस टाइम पे y की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब टेक्निकली तो यही है। थ्योरेटिकली इसका क्या मतलब है, थ्योरेटिकली इसका मतलब ये है कि पेरोल के बढ़ने से सेल्स बढ़ रही है, लेकिन पेरोल के 0 होने से सेल्स 0 नहीं हो रही।
रहेगी, वो कितनी रहेगी 1.75 रहेगी एक्सपेक्टेड। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये है। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बेसिकली हम रेगुलेशन नहीं पढ़ रहे थे, हमने ऑब्जेक्टिव हमारा रेगुलेशन पढ़ना नहीं था, हमारा ऑब्जेक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ना था। अब मैंने डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ ली है और मैंने रेगुलेशन इक्वेशन निकाल ली है। अब इस रेगुलेशन इक्वेशन का मैं करूँ क्या? ये y इज इक्वल टू 1.7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 0.25x का मैं करूँ क्या? हमें तो डिमांड फोरकास्टिंग करनी थी। अब आ रहा है अगला काम जो फाइनल है। अब दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द सेल्स बाय यूजिंग एनी वैल्यू ऑफ पेरोल। मिसाल के तौर पे फ्यूचर में पेरोल 50 हो जाता है तो उस टाइम पे सेल्स कितनी होगी? तो मैं इस इक्वेशन में x की जगह 50 पुट कर दूंगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे किया। और यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड सेल्स आ गई कि इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर सेल्स कितनी होगी, वो हमारे पास 14.25 होगी। तो ये है हमारे पास रेगुलेशन प्रोसीजर। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है पेरोल और सेल्स की। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये हमने एक्सेल पे बनाई हुई है। एक्सेल पे हमारे पास ट्रेंड लाइन बन जाती है रेगुलेशन की। तो ये जो है हमें रिलेशनशिप बता रहा है कि ये जो लाइन ऊपर जा रही है ये 0.25 के स्लोप से ऊपर जा रही है। और ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये आपके पास ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स कहा जाता है इनको, या इनको स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में स्कैटर प्लॉट भी कहा जाता है। ठीक है, ओके जी। अब बात करते हैं हम सीजनल वेरिएशन ऑफ द डेटा। सीजनल वेरिएशन ऑफ द डेटा की हम बात करेंगे और फिर इसके बाद हम ट्रेंड प्रोजेक्शन की हम बात करेंगे। ठीक है, सीजनल वेरिएशन की जो कैलकुलेशन करेंगे वो तो हम अगली की वीडियो में करेंगे, लेकिन सीजनल वेरिएशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ऐसी होती हैं जिनकी जो डिमांड है वो एक जैसी नहीं रहती पूरे साल, यानी कि वो हर महीने चेंज हो रही होती है और सेम पैटर्न से चेंज हो रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ एसी की सेल ज़्यादा सर्दियों में होगी या गर्मियों में होगी? आप बोलेंगे जी एसी तो ज़्यादा गर्मियों में बिकता है क्योंकि चलता ही गर्मियों में है। सर्दियों में किसकी सेल होगी जी? हीटर की ज़्यादा सेल होगी जहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सीजनल पैटर्न के ऊपर चल रही है, यानी कि एक सीजन के अंदर अप जाती है डिमांड, दूसरे सीजन के अंदर नीचे आ जाती है। और ये पैटर्न हर मंथ जो है या हर एक ईयर के अंदर ये रिपीट हो रहा होता है, रिपीटेड पैटर्न के साथ ये डिमांड चलती रहती है। जब भी मौसम चेंज होता है तो आपका जो कपड़े होते हैं, आप गर्म कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, पतले कपड़े पहनते हैं आप गर्मियों में, ये भी क्या है? सीजनल पैटर्न है। ये जो आप अपनी चॉइस को चेंज करते हैं ये भी सीजनल पैटर्न है। इसका मतलब है सर्दियों में गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है और ये पैटर्न हर साल क्या होता है? रिपीट होता है। तो ये है सीजन के, यहाँ पे डिमांड को क्या चीज़ चेंज करवा रही है? सीजन चेंज करवा रहा है। हम मुस्लिम ममालिक में रहते हैं जितने भी, तो यहाँ पर हमारे पास रमज़ान का सीज़न आता है तो रमज़ान के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स की डिमांड ऊपर चली जाती है। खाने पीने के आइटम की, ग्रॉसरी आइटम्स की सारी डिमांड कहाँ पे चली जाती है? आपके पास ऊपर चली जाती है। तो ये पैटर्न ये हर साल क्या होता है? रिपीट हो रहा होता है, एक मरतबा नहीं होता, ये हर साल रिपीट हो रहा होता है। तो अगर प्रोडक्ट की नेचर ऐसी है कि ये सीजनल पैटर्न के ऊपर चल रही होती है तो अभी तक हमने कोई ऐसा मेथड नहीं पढ़ा कि जो इस पर्टिकुलर सीजनल वेरिएशन को प्रेडिक्ट कर सके। तो क्या हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम सीजनल वेरिएशन को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सीजनल इंडेक्स निकालना पड़ता है। ठीक है, वो कैसे निकलता है इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक सीजनल वेरिएशन को और एक ट्रेंड प्रोजेक्शन को। ठीक है, अब जो सीजनल वेरिएशन है ये एसोसिएटिव फोरकास्टिंग नहीं है, ये टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है। और जो ट्रेंड प्रोजेक्शन है वो भी टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है। अब इसको मैंने बाद में क्यों कर रहा हूँ, इसकी मैं वजह आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह
बताऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इस वाली लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आपको इससे बेनिफिट भी हो रहा होगा। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजिंग होती है तो आप मुझसे सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अकेडमिक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा ताकि आपको हर आने वाले मेरा लेक्चर और आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा इंशाल्लाह फिर हम दूसरे कोर्सेज भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम ई कॉमर्स से रिलेटेड भी कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके जो ट्रेनर होंगे वो दूसरे होंगे। आपने शायद शुरू में नाम देखा हो, वकास जसीम साहब भी हैं अकेडमिक गुरु को जो लीड कर रहे हैं, तो वो भी ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। तो वो इंशाल्लाह कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के ऊपर आपको लेक्चर देंगे। मेरे लेक्चर और इंशाल्लाह दूसरी चीज़ों पे एकेडमिक जितने भी लेक्चर्स होंगे मेरी दूसरी चीज़ों पर आएंगे इंशाल्लाह। और जितने भी एनालिटिक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर मेरी वीडियोस इंशाल्लाह आती रहेंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप को कोई भी मसला हो या कोई भी अगर आपको कंफ्यूजिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।